प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विकास की समस्याएं, राजनीतिक विकास के प्रतिमान, राजनीतिक विकास का महत्व और इसी के साथ में इसकी आलोचना। अर्थात आज हम राजनीतिक विकास के संदर्भ में 4 बातों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके और सभी विद्यार्थियों का हित और उनकी सफलता ही मेरा हित और मेरी सफलता है। तो ध्यान दें, राजनीतिक विकास का अर्थ क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इसी के साथ में राजनीतिक विकास के संदर्भ में हम इसकी समस्याएं, प्रतिमान, महत्व और आलोचना को लेंगे। परंतु इन 4 बातों को छोड़ करके जो इसका अर्थ, परिभाषा और लक्षण है, इसके संदर्भ में हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। देखो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजनीति विज्ञान की चाहे कोई भी अवधारणा क्यों ना हो, कोई भी अवधारणा हो, राजनीति विज्ञान का कोई भी उपागम क्यों ना हो, मैं पूर्ण रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। मतलब उससे संबंधित एक भी बात हम छोड़ेंगे नहीं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो प्लीज मान लीजिएगा, आप राजनीतिक विकास को ठीक से समझना चाहते हैं। भाई ज्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत यह अवधारणाएं पूछी जाती हैं, तो इसके संदर्भ में हम चाहे 3 वीडियो अपलोड करते हैं, 4 वीडियो अपलोड करते हैं। देखो, आप उन सभी वीडियो को समझिएगा, तभी जाकर के आप उस अवधारणा को पूर्ण रूप में समझ जाएंगे। और उसके बाद में आप भूल जाइए कि राजनीतिक विकास या किसी अवधारणा संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में आ रहा है और आप गलती करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ध्यान दें, राजनीतिक विकास की समस्याओं को लेंगे। देखो, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ 4 पार्ट बना दिए हैं। राजनीतिक विकास की समस्याएं, राजनीतिक विकास के प्रतिमान, मॉडल या प्रारूप, और राजनीतिक विकास का महत्व या योगदान, और चौथा है राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना। देखिएगा, इसे राजनीतिक विकास मतलब राजनीति विज्ञान की अवधारणा भी कहते हैं और इसे उपागम भी कहते हैं। तो आप इसे ये मान के चलेंगे कि राजनीतिक विकास उपागम के संदर्भ में अध्ययन करें, या राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा राजनीतिक विकास का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो राजनीतिक विकास की समस्याओं को सबसे पहले हम ले रहे हैं। पार्ट नंबर 1 नोट कीजिएगा, राजनीतिक विकास की समस्याएं। भाई किसकी समस्या की बात कर रहे हैं हम? देखिएगा, वास्तव में जो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान है, या पश्चिमी यूरोप की हम बात करते हैं, तो वहां की राजनीति तो एक उच्च स्तर तक पहुंच गई है। मतलब उनका उच्च स्तर तक विकास हो गया है। तो वहां की राज्य व्यवस्थाओं के सामने इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। फिर किसकी समस्याएं, किनके सामने ये समस्याएं? भाई ये जो समस्याएं हैं राजनीतिक विकास की, ये विकासशील देशों के सामने हैं। तो राजनीतिक विकास की जब समस्याओं को हम समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि विकासशील देशों के सामने राजनीतिक विकास के संदर्भ में क्या समस्याएं हैं। मतलब विकासशील देशों की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं वो विकसित क्यों नहीं हो रही हैं, उनके सामने क्या समस्याएं हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उनके सामने क्या परेशानियां हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। किसके सामने? विकासशील देशों के सामने, जिसमें आप भारत के संदर्भ में भी ये अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारत अभी वास्तव में एक विकासशील देश ही है और राजनीति की दृष्टि से हमें कह सकते हैं कि पूर्ण रूप में अभी हमारे यहाँ राजनीतिक विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ मतलब भारत में। ठीक है, चलिए
राजनीतिक विकास की समस्याएं, इसके संदर्भ में मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पॉइंट्स रूप में 12 बिंदु तैयार किए। आप इनको समझिएगा मेरे भाई, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस आधार पर हम जो समझा रहे हैं, आप राजनीति विज्ञान में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप नए से नए अनुसंधान कीजिएगा, खोज कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और दुनिया को कुछ दे दीजिएगा। ये लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जिस रूप में मैं समझाऊं उस रूप में समझे और इस दुनिया को कुछ नए विचार दें। तो ध्यान दें, नंबर 1, विकासशील देशों के सामने पहली समस्या क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसके सामने? विकासशील देशों के सामने। जो विकसित देश हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, तो इनकी राजनीति तो विकसित हो गई है, इनके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। विकासशील देशों के सामने है ये समस्याएं कि भी यहाँ की राजनीति विकसित क्यों नहीं हो रही है, क्या समस्या है इनके सामने। नंबर 1, पहली समस्या है अभिजन वर्ग में राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे पर सहमति नहीं है। मतलब विकासशील देशों के अंतर्गत जो अभिजन वर्ग है वास्तव में, या जो सत्ताधारी वर्ग है वास्तव में, ये जो शासन व्यवस्था का प्रकार है इसके ऊपर सहमति नहीं बनी है। कभी इन देशों में, किसी देश में लोकतंत्र होता है, कभी सैनिक शासन होता है, या फिर कभी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाता है। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ आए दिन शासन व्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब मूल बात यह है कि यहाँ सरकार का रूप कौन सा हो, शासन की प्रणाली कौन सी श्रेष्ठ हो जिसे कि अपनाया जाए। तो अभी तक भी विकासशील देशों में इस पर सहमति नहीं बन पाई है। जैसे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंतर्गत आए दिन शासन व्यवस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, कभी लोकतंत्र है, कभी सैनिक शासन है। हाँ, भारत की बात हम कह सकते हैं कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से हमारे यहाँ लोकतंत्र बना हुआ है और उम्मीद है कि लंबे समय तक हमारे यहाँ लोकतंत्र बना रहेगा। ये राजनीतिक संस्कृति का अंतर हो जाता है। परंतु समग्र रूप में देखें तो विकासशील देशों के अंतर्गत समस्या है कि ये अभी वास्तविक रूप में सरकार का कौन सा रूप हो, कौन सा रूप श्रेष्ठ है, किसको अपनाएं, इसके ऊपर अभी सहमति नहीं बनी है। इसलिए आए दिन राजनीति में अस्थिरता बनी रहती है। यस, समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी जो विकासशील देशों के सामने समस्या है वो कौन सी है? राजनीतिक व्यवस्थाएं साधनों व क्षमता में हीन है। मतलब साधनहीन है और क्षमताहीन है और राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित हैं। क्या मतलब हुआ? जो विकासशील देश हैं इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के पास में इतने संसाधन नहीं हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं हैं। इसी के साथ में ये राज्य व्यवस्थाएं इतनी क्षमतावान भी नहीं है। इन राज्य व्यवस्थाओं में जो कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं वो भी इतने कुशल नहीं है, इतने विद्वान नहीं है। इसलिए यहाँ ये बात कही जाती है कि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं साधनहीन हैं। नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ इसको एक साथ ले लिया है, साधनहीन व क्षमताहीन है। और इस कारण यहाँ की राजनीति में अस्थिरता रहती है। अस्थिरता क्यों रहती है? क्योंकि वास्तव में इनके पास इतने संसाधन नहीं है, इसलिए ये दूसरे देशों से किसी न किसी रूप में सहायता लेते हैं। और जब भाई दूसरे देशों से सहायता लेते हैं तो डेफिनेटली सहायता लेने वाला देश सहायता देने वाले देश से प्रभावित होगा। अर्थात जब सहायता लेने वाला देश किसी प्रकार की नीति बनाता है तो सहायता देने वाले देश से उसकी जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है वो डेफिनेटली निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। यस, समझ गए। चलिए देखो, वैसे में व्यापक रूप में लेते तो ये जो 12 बिंदु हैं, मैं कह सकता हूँ कि एक एक बिंदु पर एक एक वीडियो अपलोड किया जा सकता है, इतनी व्यापक बात है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में ले रहा हूँ। चलिए, तीसरी जो समस्या इन देशों के सामने वो क्या है? आंतरिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि तथा नागरिक अधिकारों में कटौती। ध्यान दीजिएगा, विकासशील देशों के सामने ये भी एक समस्या है कि आंतरिक सुरक्षा व्यय में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि विकासशील देशों में किसी न किसी बात को लेकर के गृह युद्ध जैसी स्थिति रहती है।
ये देश वास्तव में एक समूह दूसरे समूह पर हिंसा का प्रयोग करता है। इसी के साथ में ये बात सत्य है कि आतंकवाद की समस्या से भी पीड़ित है। हालांकि आतंकवाद की समस्या से पूरी दुनिया पीड़ित है, मगर विकासशील देश इससे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि इसका सामना करने में इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। इसलिए इनके यहाँ आंतरिक रूप में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं। जाति विशेष को लेकर के किसी न किसी रूप में, नस्ल विशेष को लेकर के दंगे होते रहते हैं और हिंसात्मक दंगे और प्रदर्शन होते हैं। इसलिए इनको सुरक्षा के खर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ती है, जबकि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, उसके बावजूद भी सुरक्षा पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए भी इनकी राजनीति विकसित नहीं हो पाती है। तथा नागरिक अधिकारों में कटौती, नागरिक अधिकारों में कटौती इसलिए की जाती है क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो विकासशील देश हैं इनमें अक्सर हिंसा जैसी स्थिति बनी रहती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। इसलिए समय समय पर नागरिकों के अधिकारों में कटौतियां की जाती हैं। विकासशील देशों के संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं कि जब संकट जैसी स्थिति हो तो उस स्थिति में नागरिकों के अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यस, समझ गए होंगे। चलिए, चौथी समस्या क्या है विकासशील देशों के सामने? मैं विकसित देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, विकासशील देशों के सामने क्या समस्या है कि उनकी राजनीति विकसित नहीं हो पा रही है। अगला है राजनीतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार तथा राजनीति का अपराधीकरण। यस भाई, विकासशील देशों में वास्तविक रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ जो नौकरशाही है, जो सिविल सेवक हैं, वास्तव में रिश्वतखोरी और घूसखोरी की समस्या से ग्रसित हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ हैं वो किसी न किसी रूप में जो माफिया होते हैं, जो भूमिगत अपराधी हैं, उनको संरक्षण देते हैं और उनको संरक्षण देते हैं इसलिए विकासशील देशों में राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। तो विकासशील देशों के सामने ये चौथी समस्या है। पांचवी, देखो मेरे भाई समझो, ये आप सामान्य रूप मत ना लें ये बात। आप ये देखिए विकासशील देशों की राजनीति विकसित क्यों नहीं रही, इस रूप में देखिएगा आप। जितने भी विकासशील देश हैं उन सब के संदर्भ में ये बात ले रहे हैं हम। अगला पांचवी समस्या क्या है? लोकतंत्र के कुशल संचालन की परिस्थितियों का अभाव। नोट कीजिएगा, लोकतंत्र के कुशल संचालन की परिस्थितियों का अभाव। भाई विकासशील देशों में हम देखते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को तो अपना लिया गया, परंतु इस प्रणाली के अनुरूप यहाँ पर संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाया। जिस राजनीतिक संस्कृति की पॉलिटिकल कल्चर, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, उस राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाया है। जिस राजनीतिक संस्कृति के निर्माण होने पर लोकतंत्र का विकास हो। वास्तव में यहाँ हम देखते हैं विकासशील देशों में ज़्यादातर देशों के अंतर्गत बहुदलीय शासन प्रणालियाँ हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, गठबंधन सरकारें बनती हैं। एक तरीके से यहाँ की राजनीति जुगाड़ राजनीति के रूप में कार्य करती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दें, जुगाड़ राजनीति के रूप में कार्य करती है और जुगाड़ राजनीति के रूप में कार्य करने के कारण हम यहाँ देखते हैं कि वास्तव में दल बदल की प्रवृत्ति या दल बदलने की प्रवृत्ति, जिसे कि भारत में आयाराम गयाराम की संज्ञा दी जाती है, ये प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है। तो ये समस्याएं सभी विकासशील देशों के सामने है कि यहाँ पर लोकतंत्र सफल हो, इसके लिए उस रूप में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाया है जिस रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हुआ है।
तो आप कह सकते हैं कि विकासशील देशों में लोकतंत्र के कुशल संचालन की परिस्थितियों का अभाव है। यस। छठी समस्या देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझो भाई। सत्ता में बने रहने के लिए सेना का राजनीतिकरण किया जाता है यहाँ। यस। विकासशील देशों में हमने देखा है कि वास्तव में जब कोई व्यक्ति, समूह, दल सत्ता में आ जाता है तो लंबे समय तक सत्ता में बना रहे, इसके लिए वो सेना का सहारा लेते हैं और सेना का पूर्ण रूप में राजनीतिकरण किया जाता है। ये सभी विकासशील देशों की समस्याएं हैं। इसलिए यहाँ वास्तव में राजनीति विकसित नहीं हो पा रही है। होना तो ये चाहिए कि सैनिक शक्ति हमेशा राजनीतिक शक्ति के अधीन रहे, परंतु विकासशील देशों में हमने देखा है, मैं मेरे अनुभव से भी कह रहा हूँ, हमने देखा है कि यहाँ कुछ देशों में राजनीतिक शक्ति सैनिक शक्ति के अधीन आ जाती है। तो ये राजनीतिक विकास का संकेतक नहीं है, इंडिकेटर, बल्कि राजनीतिक पतन का संकेतक है। यस, समझ गए होंगे। चलिए भाई, बहुत गंभीर बातें हैं, सारी बातें बताने में यहाँ परेशानी आए क्योंकि लंबी वीडियो बनती है। चलिए अगला 7वीं समस्या नोट कीजिएगा। योग्य, दक्ष एवं कर्तव्यपरायण प्रशासकों की कमी। यस, विकासशील देशों में जिस रूप में राजनीति की दृष्टि से जो विकसित देश हैं, उनमें जो प्रशासक होते हैं वो योग्य होते हैं, दक्ष होते हैं, कर्तव्यपरायण होते हैं। जबकि जितने भी विकासशील देश हैं उनमें जो प्रशासक होते हैं, जो स्थायी सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो इतने योग्य, दक्ष और कर्तव्यपरायण नहीं होते हैं। भाई, हम कह सकते हैं विकासशील देशों के जो प्रशासक हैं किसी न किसी रूप में घूसखोरी, रिश्वतखोरी की बीमारी से ग्रसित हैं। यहाँ पर लाल फीताशाही को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जबकि जो राजनीतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र राज्य हैं उनमें ये समस्याएं इतनी नहीं हैं। हाँ हैं, अवश्य हैं। 8वां है परंपरागत सामाजिक संरचना एवं सामाजिक तनाव। ध्यान दीजिएगा, विकासशील देशों की राजनीति विकसित इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक संरचना है भाई, वो अभी परंपरागतता से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाई है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि विकासशील देशों में जो राजनीति है वो परंपरागत सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित होती है अभी भी। आप बताइए मुझे, भारत में जो राजनीति है या जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है, क्या वो जाति, भाषा, संप्रदाय विशेष, क्षेत्रीयता से प्रभावित नहीं होती है? प्रभावित होती है। तो इसमें जाति परंपरागत संरचना ही तो है। यस, तो यहाँ परंपरागत सामाजिक संरचना मौजूद है, पूर्ण रूप में समाज का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ की राजनीति विकसित नहीं हो पा रही है। अब सामाजिक तनाव किस लिए? इसलिए है क्योंकि सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा समाज अभी काफी हद तक परंपरागत बना हुआ है, लेकिन राजनीति की दृष्टि से हम कहते हैं कि भाई हमने आधुनिकीकरण कर लिया है, कि भाई हमने लोकतंत्र को अपना लिया है, राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। विकासशील देशों के अंतर्गत हम देख सकते हैं ये बातें। तो वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति में इन दोनों में क्या होता है? तनाव होता है। भाई एक तरफ परंपरागतता का तत्व भी है और दूसरी तरफ हमने आधुनिकता के तत्व को भी अपना लिया है। इसका मतलब विकासशील देशों की स्थिति कहाँ है? संक्रमण काल की स्थिति में है। ना तो ये पूर्ण रूप में परंपरागत है, ना पूर्ण रूप में आधुनिक है, बल्कि इनकी स्थिति मध्य में है, जिसे कि संक्रमण काल की स्थिति कहा जाता है। यस, नोट कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली समस्या है 9वीं, नोट कीजिएगा। आर्थिक विकास दर कम तथा आर्थिक एकाधिकार। यस, विकासशील देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र राज्य जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान है, उनसे जब हम तुलना करते हैं तो विकासशील देशों का जो आर्थिक विकास का दर है वो बहुत कम है।
इसी के साथ में यहाँ आर्थिक एकाधिकार है। आर्थिक एकाधिकार इसलिए कि विकासशील देशों के अंतर्गत जो उद्योग हैं, पूंजी है, उसके ऊपर केवल कुछ ही लोगों का एकाधिकार है। मतलब कुछ ही लोग उद्योगपति हैं, कुछ ही लोग पूंजीपति हैं। तो इसलिए विकासशील देशों में वास्तविक रूप में आर्थिक एकाधिकार है। इस कारण भी यहाँ राजनीति विकसित नहीं हो रही है, यहाँ पर राजनीति का विकास नहीं हो रहा है। यस। 10वां है, ध्यान दीजिएगा, पूंजी व तकनीकी के लिए विदेशी सहायता पर निर्भरता। यस, विकासशील देश वास्तव में आज भी पूंजी व तकनीक के लिए, पूंजी संपत्ति या पूंजी और तकनीक के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर हैं आज भी, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी मजबूत नहीं हैं, इनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं हैं। इसलिए जनता की जो मांगे हैं उन उचित मांगों को भी पूरी करने की क्षमता विकासशील देशों की राज्य व्यवस्थाओं के पास में नहीं है। इस कारण ये विदेशों से सहायता लेते हैं, और विदेशों से सहायता लेते हैं तो फिर इनके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। यहाँ तक कि जिस देश से सहायता ली जाती है वो देश राजनीति के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। इस कारण यहाँ की राजनीति अस्थिर हो जाती है। अतः आप कह सकते हैं कि इस कारण भी विकासशील देशों की राजनीति विकसित नहीं हो पा रही है। यस। अगला है, सुरक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि। हाँ, जितने भी विकासशील राष्ट्र राज्य हैं उनमें वास्तव में सुरक्षा व्यय पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनमें आंतरिक रूप में किसी न किसी रूप में अव्यवस्था बनी रहती है। इसी के साथ में बाह्य आक्रमण का खतरा तो रहता ही रहता है। अतः यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जनता की जो मांगे हैं वो मांगे भी फोड़पन तरीके से उठाई जाती है। मांगे उठाने का तरीका भी गलत होता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो समूह होते हैं वो समूह एक दूसरे के ऊपर हिंसा का प्रयोग करते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यय के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। इस कारण भी यहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो विदेशी सहायता लेनी पड़ती है। विदेशी सहायता लेनी पड़ती है तो राजनीति में अस्थिरता होती है, और राजनीति में अस्थिरता होती है तो राजनीति विकसित नहीं हो सकती। या अंतिम 12वां, सीमित मात्रा में नागरिक व राजनीतिक समानता तथा विधि का शासन। नोट कीजिएगा, सीमित मात्रा में नागरिक व राजनीतिक समानता तथा विधि का शासन। हाँ भाई, विकसित देशों में तो नागरिक राजनीतिक समानता है और विधि का शासन भी है। हाँ, विकासशील देशों में भी है विधि का शासन, जैसे भारत में विधि का शासन है, नागरिक राजनीतिक समानता भी है, परंतु सीमित मात्रा में है। इसका मतलब ये है कि भाई विकासशील देशों में नागरिक राजनीतिक समानता तो है, परंतु सीमित मात्रा में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की तरह व्यापक रूप में नहीं है। इसी के साथ में विकासशील देशों में विधि का शासन तो है, परंतु वास्तविक रूप में ये केवल सैद्धांतिक स्तर पर, ये व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं तो वास्तविक रूप में हम ये कह सकते हैं कि उस रूप में विधि का शासन नहीं है जिस रूप में विकसित राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये इसकी 12वीं आलोचना समस्या कह सकते हैं इसको। क्या 12वीं समस्या होगी? ये क्या होगी? ये इसकी आलोचना नहीं बोलेंगे, ये इसकी 12वीं समस्या होगी। मतलब राजनीतिक विकास की विकासशील देशों में 12 समस्याएं हैं, इनको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में राजनीतिक विकास के संदर्भ में हम इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं, राजनीतिक विकास के प्रतिमान। नोट कीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम पूछा जाता है। राजनीतिक विकास के प्रतिमान। अब राजनीतिक विकास के प्रतिमान में हम क्या देखेंगे कि किसी भी देश की राजनीति विकसित होती है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरकर आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को ही प्रतिमान की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ राजनीतिक विकास के प्रतिमान के संदर्भ में 2 प्रतिमानों की चर्चा की जाती है। नोट कीजिएगा, निरंतरता प्रतिमान, चरण प्रतिमान। नोट कीजिएगा, निरंतरता प्रतिमान, चरण प्रतिमान। निरंतरता प्रतिमान का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की राजनीति विकसित होती है तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी कारकों का योगदान होता है, और क्रमबद्ध रूप से वहाँ की राजनीति विकसित होती जाती है। मतलब सभी कारकों का
राजनीति के विकास में योगदान होता है। चरण प्रतिमान ये बताता है कि किसी भी देश की राजनीति यदि विकसित होती है तो वहां वास्तव में उस राजनीति का विकास, उस देश की राजनीति का विकास कुछ चरणों के माध्यम से होता है, कुछ चरणों के माध्यम से गुजरती है। प्रथम चरण होगा, दूसरा चरण होगा, तृतीय चरण होगा, तीसरा चरण होगा, कुछ चरणों से गुजरती है, कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे लुशियन पाई ने कहा है कि भाई समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण होना चाहिए, ये तीनों लक्षण मौजूद होंगे तो इसकी राजनीति क्या होगी, विकसित होगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे अमरनेम पावेल कह रहे हैं कि राज्य का निर्माण हो, फिर राष्ट्र का निर्माण हो, उसके बाद में फिर क्या हो, जन सहभागिता में वृद्धि हो, फिर क्या हो, वितरण किया जाए, अमरनेम पावेल कह रहे हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि चरण प्रतिमान ये मान करके चलता है कि कुछ चरणों से गुजर करके किसी भी देश की राजनीति विकसित होती है। और चरण प्रतिमान के अंतर्गत वास्तविक रूप में दो दृष्टिकोण माने जाते हैं चरण प्रतिमान में, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और गैर मार्क्सवादी या उदारवादी दृष्टिकोण। आप ध्यान देंगे, यहाँ मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि किसी भी देश की राजनीति विकसित होती है तो उस देश की राजनीति विकसित करने में केवल आर्थिक कारक, आर्थिक तत्वों का ही योगदान होता है। मतलब आर्थिक कारक या आर्थिक तत्व ही राजनीति के विकास में पूर्ण रूप में योगदान देता है। केवल एक कारक मानता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, वो आर्थिक कारक है। नोट कीजिएगा, एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा ये। और गैर मार्क्सवादी या उदारवादी दृष्टिकोण क्या मान के चलता है, ये मान करके चलता है किसी भी देश की राजनीति यदि विकसित होती है तो वास्तविक रूप में केवल आर्थिक कारक के कारण नहीं होती है, बल्कि आर्थिक कारक के साथ साथ सामाजिक कारक का भी किसी न किसी रूप में योगदान होता है, राजनीतिक कारक का भी योगदान होता है, सांस्कृतिक कारक का भी योगदान होता है, अन्य पारिस्थितिकी जो कारक होते हैं उनका भी योगदान होता है। तो वास्तविक रूप में इनका कहना है कि किसी भी देश की राजनीति यदि विकसित होती है तो वास्तविक रूप में उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि भी लोकतंत्र का भी योगदान होता है। ये गैर मार्क्सवादी या उदारवादी दृष्टिकोण का कहना है कि किसी भी देश की राजनीति विकसित होती है तो उसमें केवल आर्थिक कारक का योगदान नहीं होता है, बल्कि सभी कारकों का योगदान होता है। जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि किसी भी देश की राजनीति यदि विकसित होती है तो उसमें केवल आर्थिक कारक का, आर्थिक तत्व का ही योगदान होता है। आप देखिएगा, गैर मार्क्सवादी या उदारवादी दृष्टिकोण वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक विकास के 3 चरण बतला रहा है। नोट कीजिएगा, 3 चरण बतला रहा है। 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम जो चरण है वह वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं कि परंपरागत चरण है। दूसरा जो चरण है वो संक्रमणकालीन चरण है और तीसरा चरण है वो आधुनिक चरण है। देखिएगा, परंपरागत चरण के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत केवल कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज होता है। दूसरे चरण में, जिसे मध्य या संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है, इसमें वास्तविक रूप में कृषि व्यवस्था तो होती ही है, परंतु इसी के साथ में औद्योगिकीकरण के ऊपर भी बल दिया जाता है। और जो तीसरा चरण होता है उसे नाम दिया गया है क्या? आधुनिक। क्या? आधुनिक चरण। आधुनिक चरण के अंतर्गत वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में औद्योगिकीकरण हो जाता है। तो यहाँ गैर मार्क्सवादी या उदारवादी दृष्टिकोण का कहना है कि किसी भी देश की यदि राजनीति विकसित होगी तो उसे इन 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। क्या क्या? परंपरागत चरण, मध्य या संक्रमणकालीन चरण, और तीसरा क्या है? आधुनिक चरण। प्रथम चरण में कृषि पर आधारित समाज व्यवस्था होती है। दूसरे चरण में कृषि पर आधारित समाज तो होता है परंतु औद्योगिकीकरण पर बल दिया जाता है। और तीसरे चरण में, जिसे आधुनिक चरण कहा जाता है, इसमें पूर्ण रूप में औद्योगिकीकरण हो जाता है। तो इनका कहना है कि किसी भी देश की राजनीति यदि विकसित हुई है तो वह इन चरणों से होकर के गुजरी है। यस, ये हो गए राजनीतिक विकास के प्रतिमान। भाई इसमें किसी भी रूप प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। यहाँ पर गैर मार्क्सवादी या उदारवादी दृष्टिकोण 3 चरण हमने बतलाई, इनको आप नोट कीजिएगा। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है राजनीतिक विकास का महत्व या योगदान। मतलब राजनीतिक विकास उपागम का क्या योगदान है। भाई जब डेविड स्टर्न का इनपुट आउटपुट मॉडल और अमरनेम पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल प्रतिमान मौजूद थे, उनसे वास्तव में पश्चिमी देशों की राजनीतियों को तो समझा जा सकता था,
परंतु विकासशील देशों की राजनीतियों को नहीं समझा जा सकता था। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों की राजनीति में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे थे। ऐसी स्थिति में एक ऐसी अवधारणा के निर्माण पर बल दिया गया जिससे कि विकासशील देशों की राजनीतियों को समझा जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विकास की अवधारणा का निर्माण किया गया, जैसे कि राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक विकास का उपागम आप कह सकते हैं। तो इस राजनीतिक विकास की अवधारणा का क्या योगदान है, क्या महत्व है, इस संदर्भ में आप देखिएगा। समझ गए? चलिए देखो, इसका पहला महत्व क्या है, राजनीतिक विकास की अवधारणा या उपागम का पहला महत्व या योगदान क्या है, मतलब इसने क्या कुछ दिया है राजनीतिक विज्ञान को। देखिएगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवेचन, तुलना और स्पष्टीकरण एवं भविष्यवाणी करने के आधार स्थापित करने में सहायता की है। मतलब राजनीतिक विकास के जब हम लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो उन लक्षणों के आधार पर हम पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर सकते हैं और उस तुलना के आधार पर हम वास्तविक रूप में भविष्यवाणी तक कर सकते हैं। यस, आप राजनीतिक विकास के लक्षणों के संदर्भ में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी, उसमें देखिएगा। आप चाहें तो लुशियन पाई, आर्मंड पावेल, इन दोनों विद्वानों में से किसी भी एक बिंदु को ले लीजिएगा, इनके द्वारा बताए लक्षणों में से एक लक्षण को ले लीजिएगा और पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिएगा। आप आसानी से, मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ, कुछ हद तक उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। चलिए, दूसरा योगदान क्या है इससे, मतलब राजनीतिक विकास से, इससे राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण और समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता मिल सकती है। भाई, राजनीतिक विकास की अवधारणा के आधार पर वास्तव में पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं को वर्गीकरण किया जा सकता है। कैसे? हम मान लीजिएगा, मैं आपको समझाऊं। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बतलाए हैं: समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। भाई, इन तीनों लक्षणों को आप देखिएगा किस देश की राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद है या नहीं है, और जहां पर ये तीनों लक्षण मौजूद है उस देश की राज्य व्यवस्था को आप विकसित राज्य व्यवस्था कहेंगे राजनीति की दृष्टि से, और देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत तीनों लक्षण मौजूद नहीं है, आप उसे राजनीति की दृष्टि से अविकसित राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे। यस, तो आप वर्गीकरण कर सकते हैं मेरे भाई इसके आधार पर, राजनीतिक विकास की अवधारणा के आधार पर। हाँ, इसलिए राजनीतिक विकास के लक्षणों को समझना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने इसके संदर्भ में इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया, आप मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां देखिएगा। इसके बाद में तीसरा जो महत्व है इसका, वो क्या है, इसने, मतलब राजनीतिक विकास की अवधारणा ने, इसने राजनीतिक व्यवस्था के सामान्यीकरण में सहायता दी है। यस भाई, बिना सामान्यीकरण किए सिद्धांतों का निर्माण हो ही नहीं सकता। कैसे? देखो, सबसे पहले अवधारणा का निर्माण किया जाता है। जैसे राजनीतिक विकास एक अवधारणा है, अवधारणा का निर्माण तथ्यों के आधार पर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप परंपरागत राजनीतिक ज्ञान का अध्ययन करें तो कल्पना के आधार पर इसका निर्माण होता है। तो तथ्यों के आधार पर अवधारणा का निर्माण हो गया। अवधारणा का निर्माण होने के बाद इन 2 अवधारणाओं को मिलाया जाता है, मतलब तथ्यों के आधार पर वास्तविक रूप में इन अवधारणाओं का वर्गीकरण किया जाता है, और अवधारणाओं को मिलाने के बाद में सामान्यीकरण किया जाता है, और सामान्यीकरण से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, और सिद्धांत का निर्माण होने के बाद में राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। तो राजनीतिक विकास हो चाहे कोई और अवधारणा हो, इन सभी अवधारणाओं का मूल लक्ष्य तो यही है कि राजनीति में हम एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करें जिससे कि राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सके। तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, राजनीतिक विकास की अवधारणा या उपागम में ये क्षमता है, ये दम है कि इसके आधार पर ही भविष्य में सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होगा। क्या कह रहा हूं मैं? राजनीतिक विकास की अवधारणा या उपागम के आधार पर ही भविष्य में सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण होगा, जिसके आधार पर हम ठीक तरीके से भविष्यवाणी तक भी कर सकेंगे। यस, अगला है चौथा, इसने, मतलब राजनीतिक विकास की अवधारणा ने या राजनीतिक विकास उपागम ने, इसने व्यवहारवादी अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययनों में तालमेल बिठाने का प्रयास किया। यस, राजनीतिक विकास की अवधारणा ने वास्तविक रूप में व्यवहारवादियों के द्वारा जो अध्ययन किए गए थे उसमें, और जो क्षेत्रीय अध्ययन किए गए थे, इन दोनों में इन्होंने तालमेल बिठाने का प्रयास किया है, जिससे कि वास्तविक रूप में सामान्यीकरण किया जा सके, और सामान्यीकरण से सिद्धांत का निर्माण किया जा सकते, और सिद्धांतों का निर्माण होने के बाद में राजनीति के बारे में भविष्यवाणी की जा सकते, और ये भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त करना ही तो राजनीतिक विज्ञान का लक्ष्य है। यस, इसके बाद में चौथा पार्ट है राजनीतिक विकास उपागम की आलोचना। भाई, राजनीतिक विकास की जो अवधारणा, इसमें क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं? राजनीतिक विकास उपागम की क्या कमी है, क्या दोष हैं, क्या आलोचना है?
अब इसकी चर्चा करेंगे, आपसे एग्जाम पूछा जाता है ये भी। चलिए, पहली जो इसकी आलोचना है वो है सुस्पष्ट अर्थ प्रकृति क्षेत्र का अभाव। मतलब राजनीतिक विकास का वास्तविक रूप में देखा जाए तो विद्वानों के द्वारा सुस्पष्ट अर्थ नहीं बतलाया गया है, इसकी सुस्पष्ट प्रकृति नहीं बतलाई गई है और ना ही इसका सुस्पष्ट क्षेत्र बतलाया गया है। ये बात सत्य है। दूसरा है सिद्धांत निर्माण की कठिनाई। हाँ, राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में मैंने कहा था कि इस अवधारणा के आधार पर ही भविष्य में जाकर के सामान्य सिद्धांत का निर्माण हो सकता है, परंतु आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में इसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्या कह रहा हूँ? राजनीतिक विकास की अवधारणा या उपागम के आधार पर सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक रूप में किस बात को लेकर के आप सामान्य सिद्धांत का निर्माण करेंगे? इन्होंने अलग अलग लक्षण बताए हैं, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण। आप मान लीजिएगा समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण के आधार पर पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करें, उसके बाद में हम ये कह दें कि भी जहाँ कभी समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण है वहाँ वास्तविक रूप में क्या होगा? राजनीति विकसित होगी। लेकिन मुझे बताइए, किसी देश के अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था है तो क्या वहां पर विभिन्नीकरण है? नहीं हो सकता। तो क्या वहां की राजनीति विकसित हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब इसमें इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी कठिनाइयां हैं कि इस उपागम के आधार पर सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता। तीसरी आलोचना की जाती है राजनीति की आत्मनिर्भरता को नष्ट करना। यस, राजनीतिक विकास उपागम की जो ये तीसरी कमी हो ये है कि वास्तव में ये राज्य व्यवस्था को समझने के लिए अन्य तत्वों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जैसे आर्थिक तत्वों को महत्व दे रहे हैं, सामाजिक तत्वों को महत्व दे रहे हैं, सांस्कृतिक तत्वों को महत्व दे रहे हैं, अन्य अनेक पारिस्थितिकीय जो तत्व होते हैं उनको महत्व देते हैं। तो आलोचकों का कहना है कि वास्तव में ये अन्य तत्वों को महत्व दे रहे हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये राजनीति की आत्मनिर्भरता को ही क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राज्य व्यवस्था तो अन्य तत्वों से पूर्ण रूप में प्रभावित हो जाती है। तो क्या फिर राजनीतिक व्यवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है? ये बात भी सत्य है, राजनीतिक व्यवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मगर इस आलोचना में इतनी सच्चाई नहीं है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती है, तो राज्य व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, इसलिए इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है। चौथा आलोचना एक समान लागू होने वाले मॉडल का अभाव। यस, राजनीतिक विकास उपागम के अंतर्गत वास्तविक रूप में इन्होंने जो यहाँ मॉडल दिए, प्रतिमान दिए हैं, ये एक समान पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकते हैं। जैसे भाई इनका कहना है कि कहीं पर वास्तविक रूप में साम्यवादी प्रतिमान है, कहीं उदारवादी प्रतिमान है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें इन दोनों प्रतिमानों से अलग ही प्रतिमान है। कैसे? हमारे यहाँ तो वास्तव में उदार लोकतंत्रवादी समाजवादी प्रतिमान को अपनाया गया है। क्या कहा मैंने? उदार लोकतंत्रवादी समाजवादी प्रतिमान को अपनाया गया है। इसलिए आलोचना की जाती है कि एक समान लागू होने वाले मॉडल का अभाव है। किसके पास? राजनीतिक विकास अवधारणा के पास। और पांचवा जो इसकी आलोचना की जा रही है, नोट कीजिएगा, सुसंगतता अथवा स्थिरता का अभाव। क्या कह रहा हूं? सुसंगतता अथवा स्थिरता का अभाव। अर्थात वास्तविक रूप में राजनीतिक विकास की अवधारणा के आधार पर किसी भी रूप में हम किसी भी देश की राजनीति के बारे में स्थिरता की बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वास्तव में जब किसी भी देश में यदि लोकतंत्र को ही अपना लिया जाता है तो वास्तव में लोकतंत्र के अनुरूप वहाँ की राजनीतिक संस्कृति नहीं बन पाती है। और इस कारण वास्तव में इन्होंने कहा कि भाई अगर ये लक्षण मौजूद हो, समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण, तो वहाँ की राजनीति विकसित हो जाती है, परंतु इस बात में इतनी सच्चाई नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास उपागम की जो पांचवी आलोचना हुई है कि सुसंगतता अथवा स्थिरता का इसमें अभाव पाया जाता है। मतलब स्पष्ट रूप में राजनीतिक विकास की अवधारणा या उपागम
हमें ये नहीं बतला पाता है कि वास्तव में किस देश की राजनीति कब किन परिस्थितियों में पूर्ण रूप में स्थिर होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया राजनीतिक विकास की समस्याएं, प्रतिमान, मॉडल या प्रारूप, महत्व और आलोचना। इन 4 बातों पर आज हमने चर्चा की है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थी ये चारों बातें समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।